हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 7.2 को और इसमें हमारे अभी तक कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अभी आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया गया है कि ये जो जूही है ना, वो क्या करती है, वॉशिंग मशीन को सेल करती है। कितने रुपए में? तो 13,500 रुपए में। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? तो ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस किसका होगा? इस वॉशिंग मशीन का हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे दिया गया है कि ये जो जूही है, इसको लॉस होता है। कितने परसेंट का लॉस होता है इस ट्रांजेक्शन पे? 20% का लॉस हो जाता है। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि उसने इस वॉशिंग मशीन को कितने में खरीदा था। यानी आपको क्या बताना है भाई? तो आप लोगों को यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है उस वॉशिंग मशीन का। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया? नहीं समझा होगा तो मैं आपको फिर से समझाती हूँ, सुनो ध्यान से। एक जूही है, बराबर, वो क्या करती है, वॉशिंग मशीन को बेचती है। कितने रुपए में बेचती है? तो 13,500 रुपए में वो वॉशिंग मशीन को सेल करती है। ठीक है, और इसके ऊपर उसको लॉस होता है कितने परसेंट का? 20% का। तो आपको बताना है कि उसने उस वॉशिंग मशीन को कितने में खरीदा था। तो जितने में हम खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। यानी कि हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो ये आपका सवाल है। चलो अब हम इसका सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चे सॉल्यूशन। ठीक है, चलो तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। बताइए कितना दिया है? तो 13,500 रुपए, ये मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, और क्या दिया है? तो यहाँ पे लॉस का परसेंटेज भी बताया जा रहा है। बताइए कितना? 20% का। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। अब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? तो देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे हमको प्रॉफिट हो या फिर हमको लॉस हो, वो हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? बताइए, हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं भाई? कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट करते हैं। जैसे इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन था, ये देखो, यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था, है ना, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया गया था। तो जब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो किसके ऊपर कैलकुलेट किया था प्यारे बच्चों? कॉस्ट प्राइस के ऊपर हमने कैलकुलेट किया था। समझ रहे हो कि नहीं? वैसे ही जब यहाँ पर हो रहा है जूही को लॉस, तो लॉस भी किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा भाई? बताइए, तो हम यहाँ पे लॉस कैलकुलेट करेंगे किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भैया इसमें कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं है, तो जब नहीं दिया है तो क्या करेंगे? अरे हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को x मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट द कॉस्ट प्राइस बी CP बी ₹x। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हमने यहाँ पे x रुपीज मान लिया है। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पे लॉस इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। लॉस इन रुपीज, बराबर, मतलब कितने का लॉस हुआ उसको वो हम निकाल लेते हैं, लॉस इन रुपीज। तो देखो दोस्तों, करना क्या होगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही हम लोग लॉस या फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ये आप सभी को पता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? x, बराबर, लॉस कितने का हुआ है? बताइए, 20% का। तो 20% का मतलब क्या होता है? 20/100 होता है, राइट। ये बात तो आप सभी लोग जानते हो। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, और 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो यहाँ पर आएगा दोस्तों हमारा x और नीचे क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, यानी ये हमको क्या मिल गया? तो ये हमें लॉस मिल गया इन रुपीस। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है जी, समझ गए हम। अब प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं? हमें तो कॉस्ट प्राइस चाहिए था, लेकिन ये तो हमें लॉस मिला। चिंता मत करो, इसकी मदद से हम ना फाइनल आंसर तक भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको लॉस मिला है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, हमें मालूम है, वी नो दैट, यहाँ पे हम लिख देंगे कि वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, हमको मालूम है। क्या मालूम है हम लोगों को? कि लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? याद करो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट प्राइस माइनस, जी हाँ बिल्कुल, सेलिंग प्राइस, राइट। अच्छा, चलो अब मुझे एक बात बताओ भाई, लॉस कितना है आया है? x/5 रुपीज। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना हमने माना था? x रुपीज माना था, यहाँ पे x लिख दिया। सेलिंग प्राइस बताओ, तो सेलिंग प्राइस है हमारा 13,500। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्यारे बच्चों 13,500। इतने में कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे? अब ये 13,500 देख लो, ये इधर माइनस में है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, इसको भेज देते हैं इधर। ऐसा करने से क्या होगा? ये प्लस में हो जाएगा, और ये जो x/5 है इसको इस साइड ले लेते हैं, तो उधर जाने के बाद वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 13,500 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 13,500, फिर x, और ये देखो ये प्लस में, जब उधर जाएगा तो माइनस x/5 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू मिला मतलब आपको कॉस्ट प्राइस भी मिल जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को ही हम लोगों ने यहाँ पे x कंसिडर किया था, ठीक है। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऐसे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है भाई 1 है, तो 5 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो 5x आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो x आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 5 1 5, ठीक है, यही मिलेगा, हाँ जी हाँ यही मिलेगा। और इधर कितना है 30,500, तो यहाँ पे हमने 13,500 लिख दिया, ठीक है। अब इसके आगे का कैलकुलेशन ना मैं आपको ये बगल में बताती हूँ, पहले इसको मैं कर देती हूँ छोटा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। हाँ चलो भाई तुम छोटे हो जाओ, ठीक, इधर मैं लाइन खींचती हूँ और इसके आगे का कैलकुलेशन ना हम इधर करते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, 5 को हम भेजेंगे इधर, ठीक है, तो जब 5 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 13,500 इंटू क्या होगा 5 होगा, दिस इज इक्वल टू, बताइए 5x माइनस x करोगे तो 4x आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 4x, ठीक है। इतने में कोई परेशानी नहीं, बोलो नहीं कोई परेशानी नहीं। अब ये 4 को भी इधर बुला लेंगे, तो 4 उधर मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो जी हाँ बिल्कुल सही डिवाइड में हो जाएगा। लो भैया 4 को हमने डिवाइड में लिख दिया, इज इक्वल टू x। अब क्या करना है, अब ना ये जो आपको दिखाई दे रहा है 13500, ठीक है, इसे हम देखते हैं कि ये 4 से कट पाएगा कि नहीं। आपको क्या लगता है कैंसिल हो पाएगा 4 से? आप देखते हैं डिवाइड करके, 13500 बराबर 4 से काटने वाले हैं, 4 3 जा 12, माइनस किया तो 1 आया, फिर हमने ये 5 को नीचे उतारा, 4 3 जा 12, माइनस किया तो कितना आता है 3 आता है, यहाँ पे 0, फिर हमने ये 0 को यहाँ पे लिख लिया, 4 7 जा 28, माइनस किया तो 2 आता है, ये 0 को लिख लिया, 4 5 जा 20, यानी कितना आता है 3375। मतलब देखो जब हमने इसको 4 से कैंसिल किया तो हमें मिलेगा 3375, ठीक है, पूरा डिवीजन करके मैंने आपको उधर दिखा दिया है, तो 3375 इंटू 5। अब आप ना 5 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दो, 5 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देते हैं, तो देखो यहाँ पर 5 5 जा 25, 2 आ गया, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 करेंगे तो 37, 3 आ गया, 5 3 जा 15 प्लस 3 करेंगे तो 18, फिर 1 आ गया, 5 3 जा 15 1 16, यानी कि 16,000 मतलब 16,875 रुपीज़ ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उस वॉशिंग मशीन का, ठीक है। तो इसको ठीक तरीके से हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 16,875। तो ये है प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर 6th क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। पहला इसमें क्या दिया है कि चॉक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। यानी कि चॉक में जो है मतलब चॉक क्या क्या कंटेन करता है, यानी उसके अंदर क्या क्या है, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन है, और कौन से रेशियो में है भाई 10:3:12 बराबर। मतलब देखो टोटल पार्ट में 10 पार्ट किसका है, कैल्शियम का है, 3 पार्ट किसका है, कार्बन का है, और 12 पार्ट किसका है बच्चे, ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक, यानी चॉक में ना कार्बन का परसेंटेज निकालना है कि चॉक में कार्बन कितना है, ठीक है। तो ये हमारा सवाल है। चलो पहले हम लोग ये फर्स्ट वन करेंगे, फिर बाद में सेकंड वन करेंगे, राइट। चलो फर्स्ट वन पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे नंबर 1। अब ये सॉल्व कैसे होगा, तो यहाँ पे ये जो रेशियो दिया है दोस्तों हम इसको लिखते हैं कि यहाँ पे गिवन है रेशियो ऑफ कैल्शियम, फिर क्या है रेशियो ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन इन द मत लिखो, ठीक है। रेशियो ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 10:3:12, ठीक है दोस्तों। ये हमारा रेशियो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ठीक से लिखना चाहूँ तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे आएगा कैल्शियम इज टू कार्बन इज टू ऑक्सीजन, ठीक है। और इनका जो रेशियो दिया है भैया वो हम लिख लेते हैं 10:3:12, ठीक है। इतने में कोई किसी को परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, राइट। हो गया। अब आगे हमसे पूछा था कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक, यानी चॉक में कार्बन का हमको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो बहुत इजी है, हम अब भी निकाल लेंगे। देखो टोटल पार्ट इसमें कितना होगा, तो इन
तीनों को हम प्लस कर देंगे तो हमको टोटल मिल जाएगा, राइट। और फिर उसके बाद जो टोटल आएगा उसको हम नीचे लिखेंगे, और कार्बन कहाँ पर है, दूसरे नंबर पे, यानी 3 ऊपर लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमको पता चल जाएगा कि चौक में उसका परसेंटेज कितना है, किसका, कार्बन का, राइट। तो पहले हम यहाँ पे टोटल निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो रेशियो कितना है कार्बन का, तो भैया आप देख सकते हो 3, दूसरे नंबर पे कार्बन आ रहा है, यहाँ पे लिख देंगे 3, और नीचे क्या आएगा, इन सभी का टोटल आएगा, जोड़ करके बताया था ना, तो तीनों का टोटल कर दो, देखो कितना आएगा भाई, देखो 12 और 3 15, 15 और 10 25, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25 गुणे 100। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 25 1 25 4 और 3 4 कितना होता है प्यारे बच्चों, 12 होता है, यानी कि 12% जो है वो है हमारा कार्बन, किसमें, चौक के अंदर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया फर्स्ट वन, ठीक है। फर्स्ट वन तो आप समझ गए। अब इसी तरीके से ना प्यारे बच्चों हम लोग सेकेंड वन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए सेकेंड वन की बात करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, ये कहाँ जा रहा है, चलो ये तो खैर छोटा हो गया, यहाँ पे नंबर 1, ठीक है। चलो अब सेकेंड वन की हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सेकेंड सॉल्व करके बताती हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक, यानी चॉक की मान लीजिए कोई स्टिक है, बराबर, उसमें कार्बन जो है वो कितना होता है, 3 ग्राम होता है। तो आपको बताना है व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक, यानी जो चॉक स्टिक है उसका वेट कितना होगा। क्वेश्चन को समझो क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि चॉक की स्टिक मान लीजिए है जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, तो कार्बन है हमारा 3 ग्राम। कार्बन कितना है बच्चों, मान लो ये चॉक ये कोई स्टिक है, मान लेते हैं कि ये हमारी चॉक की स्टिक है, ठीक है। अब इसमें कार्बन कितना है, तो कार्बन है हमारा 3 ग्राम। तो आप बताइए कि जो ये चॉक स्टिक है इसका पूरा वेट कितना होगा, यानी टोटल वेट हम लोगों को बताना है। बस यहाँ पे कार्बन का वेट दिया है, हमें इस पूरे स्टिक का टोटल वेट बताना है। तो कैसे बताएंगे, बहुत ईजी है, देखो मैं आपको बताती हूँ। अभी हमने फाइंड आउट किया कि जो ये हमारा कार्बन है इसका परसेंटेज कितना है चॉक के अंदर, 12% है, बराबर। तो देखो चॉक के अंदर अगर उसका परसेंटेज है 12%, तो 12% मतलब जो टोटल रहेगा, देखो जैसे ये हमारा स्टिक है, बराबर, क्वेश्चन समझना तभी जाके आप इसका आंसर दे पाओगे, वरना फिर गोल गोल घूमते ही रह जाओगे। ये हमारा क्या है भैया, ये है हमारा चॉक का स्टिक मान लेते हैं, चलो कैसे भी बना लो, बस आपको समझाना है मुझे, ठीक है। अब क्योंकि हमें मालूम है, अभी हमने ऊपर निकाला कि ये जो चॉक है, चॉक, मैं चॉक की बात कर रही हूँ, ठीक है। चॉक के अंदर कार्बन का जो परसेंटेज है वो कितना है भाई, 12% है, बराबर। और यहाँ पे देखिएगा, इस मान लो ये चॉक की स्टिक हमने बनाई, ठीक है, जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, तो ये ग्राम में दिया गया है प्यारे बच्चों, 3 ग्राम, ठीक है। यानी कि इसका जितना भी टोटल वेट होगा, समझिएगा, इसका जितना भी टोटल वेट होगा, मान लेते हैं कि टोटल वेट हमारा कितना है, x है, ठीक है। तो x का 12% किसके इक्वल होगा भाई, तो x का 12% इक्वल होगा हमारे 3 ग्राम के, समझिएगा, किसका, x का 12%, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कार्बन का ही तो ये केजी में दिया गया है मान, समझ रहे हो कि नहीं आप सभी लोग। तो बस यही इक्वेशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। याद है हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को कब सॉल्व किया था, एक्सरसाइज 7.2 में सॉल्व, 7.1 में सॉल्व किया था, ठीक है। मतलब ऐसा स्टेटमेंट वाइज नहीं दिया था, बस वहां पे क्वेश्चन दिया रहता था कि आप इसका होल क्वांटिटी बताओ, ठीक है, होल क्वांटिटी था ना, हाँ समझ लो कि ये कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, राइट। चलो मैं आपको ये सॉल्व करके बताती हूँ, फिर आपको और क्लैरिटी आएगी। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ कार्बन इन चॉक स्टिक में कार्बन का जो अमाउंट है ना प्यारे बच्चों, वो है हमारा 3 ग्राम का, कितना है, 3 ग्राम का है, बराबर। तो हमें उस स्टिक का टोटल वेट बताना है, तो जो हमको फाइंड करना है उसे हम x मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट द वेट ऑफ चॉक स्टिक बी x, ठीक है। ये हमने यहाँ पर क्या कर लिया दोस्तों, कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, एज पर द क्वेश्चन, तो होगा क्या, यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो बहुत इजी है। हमें पता है कि कार्बन की मात्रा चॉक के अंदर कितनी है, 12% है, ठीक है। और ये टोटल जो वेट है उसको हमने x माना है, यानी ये जो x आप देख रहे हैं ये टोटल वेट है, किसका, वो स्टिक का, ठीक है। अब इसका अगर मैं 20% नहीं 12% निकालूंगी तो ये किसके इक्वल आएगा, 3 ग्राम के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है चॉक के अंदर जो मात्रा है कार्बन की वो है 12%, है ना।
उतनी ही तो है, इसीलिए x का 12% किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। अब चलो भैया आगे का कैलकुलेशन कर लो। यहाँ पे लिखेंगे x इंटू 12/100 दिस इज इक्वल टू 3। 100 और 12 को उधर लेके चले जाओ, तो x बराबर 3 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 12। समझ में आया? इसको इधर लिया तो रेसिप्रोकल हो गया, 100 गया ऊपर, 12 गया नीचे। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो देखो 3 1 3, 3 4 12, फिर 4 से इसको कैंसिल करोगे तो 25, यानी x का वैल्यू कितना आ गया भाई, 25 आ गया। ठीक है जी, यानी कि 25 ग्राम का जो है वो है हमारा चौक का स्टिक। ठीक है, चलो तो यहाँ पे लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि हेंस द वेट ऑफ चौक स्टिक इज 25 ग्राम। ओके तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया। ठीक, चलिए अब चलते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया जा रहा है कि अमीना जो है वो क्या करती है, बुक्स बाय करती है, कितने का, 275 का। फिर वो इसको बेचती है कितने परसेंट के लॉस पे, 15% के लॉस पे। तो आपको बताना है कि हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, मतलब क्या है, रुको, अच्छा अब हमें बताना है, देखो ये है प्यारे बच्चों हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, फिर इतने का उसको लॉस हो गया, लॉस का परसेंटेज, तो हमें बताना है सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, हम बता लेंगे, देखो बहुत आसान है ये भी, यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको आप लिखते जाओ। तो देखो ये क्या दिया है, अमीना बुक्स को बाय करती है, तो जितने में सामान खरीदा जाता है उस प्राइस को हम कहते हैं प्यारे बच्चों कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कॉस्ट प्राइस दिया गया है उन बुक्स का 275 रुपए, यानी कि 275 रुपीज। ठीक है, फिर यहाँ पर लॉस का परसेंटेज दिया गया है भैया 15%, यानी जब वो उसको बेचती है ना, अमीना जब बेचती है बुक्स को तो उसको नुकसान होता है, कितने का नुकसान होता है, 15% का, बराबर। तो अब हमें फाइंड करना है प्यारे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस ऑफ दोज बुक्स, यानी कि उन बुक्स का हमको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। हमने कहा ठीक है हम फाइंड कर लेंगे। देखो पहले तो आप ये पता कर लो कि आपको लॉस कितने का हुआ, राइट। तो यहाँ पे लॉस इन रुपीज हम निकालेंगे, लॉस इन रुपीज। तो देखो दोस्तों लॉस हमको कैसे मिलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, वो हमेशा हम कैलकुलेट करते हैं किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है 275, तो 275 का हम कितना निकालेंगे भाई, 15% निकालेंगे। 15% का मतलब क्या, 15/100, राइट। अब चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो किससे ये दोनों भी कटेंगे, तो देखो 275 और 100 को ना हम लोग 25 से कैंसिल कर सकते हैं। 25 से काटे क्या, या फिर किसी और से, चलो 25 से हम इसको कैंसिल करते हैं। देखो एकदम ध्यान से सुनना, या फिर 25 का टेबल आपको नहीं आता तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पहले हम 5 से कैंसिल करते हैं। ठीक है, छोटे नंबर से कैंसिल करते हैं। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और ये वाला 0 इसके साथ, 5 मतलब 5 2 ज़ा 10 और ये वाला 0 इसके साथ। फिर इसको 5 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, देखो 5 5 ज़ा 25, इसमें से कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा, राइट। तो 2 बचेगा ना, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 25, यानी कि 5 5 ज़ा 25, कोई परेशानी नहीं। फिर से हम इसको 5 से कैंसिल करते हैं, तो 5 4 ज़ा 20 और यहाँ पर हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, यानी कि 11 ऊपर आया, नीचे आया प्यारे बच्चे 4। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ रहा है तो मैं वापस से करके बताऊंगी, लेकिन मैं ना बताऊंगी थोड़ा सा मैं कलर बदलती हूँ क्योंकि काटने से पूरा ही कट जा रहा है, फिर परेशानी हो रही है। देखो यहाँ पे मैंने इसको 5 से कैंसिल किया, आप डायरेक्टली चाहो तो 25 से भी कैंसिल कर सकते हो दोनों को, क्योंकि ये भी 25 से कटेगा, ये भी 25 से कटेगा। ठीक है, लेकिन हम छोटे नंबर से कैंसिल कर रहे हैं। देखो 5 2 ज़ा 10 और ये वाला 0 इसके साथ। फिर यहाँ पे देखो 5 5 ज़ा 25, देखो 5 5 25, फिर इसमें से 2 बचेगा, ये 7 है, 5 5 25। ठीक है, फिर से हम 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 4 ज़ा 20 और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, यानी ऊपर क्या बच रहा है 11 इंटू 50 और नीचे बच रहा है आपका 4। ठीक है, कोई परेशानी नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करें, तो मतलब यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि 4 से कोई भी नंबर डायरेक्टली तो कटने नहीं वाले, तो इससे अच्छा 11 का मल्टीप्लाई 15 में कर दो, फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 11 5 सा होता है 55, आपका कैरी आ गया 5, फिर 11 1 सा 11 प्लस 5 करोगे तो 16 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 16, अपॉन में लिख दिया 4। अब चलो इसको हम लोग करते हैं कट्टम पिट्टम, है ना। तो कितने बार में जाएगा भाई, देखो यहाँ पर 4 4 ज़ा 16, फिर ये 4 1 ज़ा 4। रुको मैं आपको ना ये पूरा डिवाइड करके बताती हूँ, वरना आप ना यहाँ पे कंफ्यूज
हो सकते हैं। 165 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 ज़ा 16, माइनस किया तो 0 0, फिर हमने ये 5 को लिख लिया, 4 1 ज़ा 4, माइनस किया तो 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 2 ज़ा 8, माइनस करेंगे तो 2 आएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा देते, 4 5 ज़ा 20, यानी कि कितना आएगा 41.25। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 41 पॉइंट, ये रुपीज़ में 41.25, ये हमको मिल जाता है लॉस इन रुपीज़। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे लॉस मिल गया। लेकिन क्या हमको लॉस बताना था क्या? नहीं भाई, हमें तो यहाँ पर बताना था कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमको कैसे मिलेगा? देखो भैया यहाँ पे लॉस दिया है, तो प्यारे बच्चों लॉस का फॉर्मूला आपको पता है ना। अब देखो लॉस दिया, जब प्रॉफिट दिया रहेगा तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाना, लॉस दिया रहेगा तो लॉस वाला फॉर्मूला लगाना। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। देखो लॉस कितना है 41.25, कॉस्ट प्राइस आपको पता है ना, देखो 275, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 275 माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, यही था। ओके, फिर अब हम क्या करेंगे? देखो ये सेलिंग प्राइस माइनस में है, जब इस साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस दिस इज इक्वल टू, ये प्लस में है, जब उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 275 माइनस 41.25, ऐसे हम कर देंगे। चलो अब माइनस करके देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है भाई? हमें यहाँ पर 275 में से माइनस करना है 41.5 को। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, 41.25 को माइनस करना है। तो यहाँ पे लिख दिया। देखो इधर कुछ नहीं तो पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा देंगे। अब क्या होगा? 0 में से 5 नहीं जाने वाला। इसने किसको दिया? देखो पहले इसने किसको दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पर बचेगा 4। फिर इसने किसको दे दिया, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, 10 में से 5 गया तो 5 और 9 में से 2 गया तो 7। फिर यहाँ पे देखो 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 7 में से 4 गया तो 3 और यहाँ पे 2, यानी कि 233.75 इज द करेक्ट आंसर। बराबर। चलिए तो हम इधर लिख देते हैं कि सेलिंग प्राइस दिस इज इक्वल टू 233.75 बराबर। रुपीज का साइन भी इधर डाल दीजिएगा। तो हमें सेलिंग प्राइस तो निकालना था कि हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 233.75 रुपीज। ठीक है, तो इसको मैं पहले तो मिटा देती हूँ यहाँ से और लास्ट में आंसर हम लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज रुपीज 213.75। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ये देखो ये कैसे उड़ रहा है, इसको मैं थोड़ा सीधा कर दूं, उड़ो मत ज्यादा। हाँ अब ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, यानी कि हमारे कौन से क्वेश्चन की तरफ? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए चलिए 9th क्वेश्चन की बात करेंगे। तो लो भाई अब आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करने का, मतलब टाइम आ चुका है। जो हमने बेसिक में देखा था, याद कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने देखा था, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब उसका यूज करने का समय आ चुका है ना। आप सोच रहे होंगे कि बता तो दिया पर उनका यूज कहाँ पर आएगा, तो देखो भाई आ गया ना इसका यूज। क्या करना है आपको? फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द 3 years इन ईच केस। यानी कि देखो जैसे पहला केस यहाँ पे क्या दिया है कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है 1200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% पर एनम है। तो हमें यहाँ पर बताना है, क्या बताना है प्यारे बच्चों? अमाउंट बताना है। जैसे मैं आपको इसका पहले तो बेसिक समझा देती हूँ। किसी ने वैसे तो बेसिक वाला वीडियो सब लोग देख लेना, फिर भी अगर आप भूल गए होंगे मैं बता दे रही हूँ कि इसमें एक्चुअल में है क्या। जैसे देखो दोस्तों, मान लीजिए कि आप बैंक से लोन ले रहे हो। ठीक है, तो बैंक से आप जितना भी पैसा उधारी पे लेते हो, यानी कि लोन के तौर पे लेते हो, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ठीक है, अब आपने लोन लिया है तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा? वो बैंक को पे करना पड़ेगा। यानी जितना पैसा आपने लिया है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी आप ले जा करके उनको दोगे। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ना, दैट इज योर इंटरेस्ट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। बराबर। और अमाउंट क्या होता है? टोटल अमाउंट हम किसको कहते हैं? तो जो फाइनली अमाउंट हम लोग बैंक में ले जा करके पे करने वाले हैं, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, ठीक है, दोनों का जो एडिशन है वो कहलाता है अमाउंट। ठीक है, चलिए तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डालेंगे ए मैंने लिख दिया। देखो प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है? 1200। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है प्यारे बच्चों? तो ये है हमारा 12% का, 12%
पर एनम, बराबर। और एक और बात, यहाँ पे जो टाइम है, टाइम कितना दिया है भाई, तो ये है प्यारे बच्चों हमारा 3 ईयर्स का, ठीक है। टाइम की भी तो हमको जरूरत पड़ती है, तो अब इसके बेसिस पे हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल तो हमारे पास है ऑलरेडी 1200, बाकी हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालना पड़ेगा, तभी जाके हमको अमाउंट मिल पाएगा। तो चलो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होगा, मैंने ये भी बताया था, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, S.I। इस तरीके से फॉर्मूला क्या होता है, याद आ रहा है कुछ, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब ना इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, तो P बताइए कितना है, 1200, मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों 1200। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है, इनटू 3 ईयर्स, क्योंकि टाइम यहाँ पे 3 ईयर्स का दिया गया है, इसलिए मैंने इधर 3 लिख दिया। फिर यहाँ पे लिख देंगे 100, फिर क्या होगा, देखो 00 से 00 कैंसिल। अब इन ऊपर वाले नंबर्स का एक साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। और ये 144 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आएगा, 3 4 जा 12, 1 आ गया, 3 4 जा 12, 1 13, 1 आ गया, 3 1 जा 3 1 4, यानी कि 432 रुपीज इज द इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमको इतना मिला है, यानी इतना रुपया जो इंटरेस्ट है ना वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या बताना था, फाइनली अमाउंट बताना था, बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे बच्चों की नाउ अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है भाई, 1200, और सिंपल इंटरेस्ट आप देख सकते हो 432। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपको फाइनली जो अमाउंट है ना वो मिल जाएगा, ठीक। अमाउंट दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, 4 2 6, यानी 1632 रुपया जो टोटल अमाउंट है वो आ जाएगा। यानी इतना पैसा जो है वो बैंक में पे करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए अच्छे से। चलो भाई, तो पहला केस तो हमने कर लिया, आप सेकंड केस की बात करेंगे। देखो यहाँ पे 3 इयर्स किधर लिखा था क्वेश्चन में, इधर 3 इयर्स लिखा था, ठीक है। 3 इयर्स दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। चलो अभी सेकेंड वन की बात करेंगे, यानी कि बी की। चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं बी पर। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये सब कुछ यहां से करना होगा रफ। ये लीजिए हमने कर दिया। आइए अब मैं बात करती हूँ बी की। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, देखो भैया आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है विच इज 7500, ओके नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ पर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया गया है 5% पर एनम, ठीक है जी, 5% पर एनम ये दिया गया है, हमने लिख लिया, बराबर। पर एनम का मतलब होता है ना कि 1 साल का परसेंटेज, रेट ऑफ परसेंटेज, ठीक है। फिर यहाँ पर जो हमारा टाइम है वो दिया गया है भाई 3 ईयर्स का, ठीक। अगेन हम लोगों को अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए पहले तो इंटरेस्ट पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, P का वैल्यू इज हाउ मच, 7500, ठीक है, इंटू आर दिस इज इक्वल टू 5 एंड द टाइम इज 3 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100, ओके। अब देखो 00 से 00 कैंसिल, ऊपर वाले नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं भाई, क्या होगा यहाँ पर 75 का 75 रहने दो, 5 3 से कितना होता है प्यारे बच्चों, 15 होता है। अब ये 15 का मल्टीप्लाई आप 75 में कर दो, तो 15 5 से 75, कैरी आ गया 7, और 15 7 से कितना होता है, सोचो, तो 15 7 से हमारा होता है 105, है ना। तो 105 में अगर हम ये जोड़ेंगे, रुको, 105 में 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12 का 2 1 आ गया, फिर ये 1 1, यानी कि 2 1 1, इतना आ गया 1125 रुपए ये हमको मिल चुका है इंटरेस्ट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। देखो मल्टीप्लाई हमने कैसे किया, आप चाहो तो कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर था 75 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है, पहले मैंने इन दोनों को कर दिया। अब किसी बच्चे को लगता है कि नहीं नहीं ऐसे क्यों किया, पहले 5 का करो फिर 3 का करो, मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। 5 5 से 25, 2 आ गया, 5 7 35 प्लस 2 37, फिर ये 3 से करोगे तो वही आंसर मिलेगा 3, वो आंसर तो नहीं मिलेगा, रुको रुको, 5 5 25, फिर यहाँ पे 2, 5 7 35 प्लस 2, अच्छा 3 से करें, 3 5 से 15, 1 आ गया, 3 7 जा 21, 21 का 2, फिर यहाँ पर 2 आ गया, 3 3 जा 9,
9, 10, 11, हाँ बिल्कुल राइट है, मुझे लगा था नहीं आएगा। चलो, तो हमने जो भी मल्टीप्लिकेशन किया है वो एकदम सही किया है। देखो 1125 तब भी आया था और अभी भी आया है, तो ये हमको क्या मिल गया है दोस्तों, तो ये हमको मिल चुका है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन क्या हमको सिंपल इंटरेस्ट बताना था ना भाई, हमें तो यहाँ पे अमाउंट बताना था, राइट। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कि नाउ अमाउंट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट? सो द फॉर्मूला फॉर अमाउंट इज P plus I. Now put the value of P. Value of P is 7,500 and the simple interest is given to you 1,125. 25, ठीक है। Now add करो 7,500, रुको मिटो 7,500 फिर 1,125, तो 5, 2, 6, 8, 8,625 इज द करेक्ट आंसर। तो आप देखिए अमाउंट हमको मिल चुका है, अमाउंट दिस इज इक्वल टू रुपीज 8,625। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलिए, तो 9th क्वेश्चन यहाँ पर होता है समाप्त। दोनों केसेस हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब बारी है हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की। ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन, और फिर यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा पूरा के पूरा कंप्लीट, ठीक है। चलो, तो चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे जरा कि व्हाट रेट गिव्स रुपीज 280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 56,000 इन 2 ईयर्स। यानी हमको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, वरना फिर आप गड़बड़ कर सकते हो। क्वेश्चन पहले समझो कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें लिखा है कि व्हाट रेट गिव्स 280 रुपीज एज इंटरेस्ट, मतलब ये जो 280 आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे सम ऑफ रुपीज 56,000 यानी ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आर टी, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। मतलब बोला गया है कि किस रेट पे, देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट रेट, यानी किस रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 280 रुपए का, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट होगा 56,000 एंड टाइम होगा आपका 2 ईयर्स, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, देखो इसमें हमको प्रिंसिपल दिया गया है भाई कितना, 56,000 रुपीज बराबर। फिर यहाँ पर ना सिंपल इंटरेस्ट भी हमको दिया गया है विच इज इक्वल टू 280 रुपये, और इसी के साथ ही टाइम भी यहाँ पर दिया गया है विच इज इक्वल टू 2 ईयर्स, राइट। हमें यहाँ पे फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो आपके पास इंटरेस्ट है, राइट है ना इंटरेस्ट, और आपके पास यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट भी है और टी भी है, बस आर ही तो नहीं है। तो हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिंस वी नो दैट, हमको मालूम है, क्या मालूम है हम लोगों को, तो हमें ना एक बात तो मालूम है बहुत अच्छे से कि सिंपल इंटरेस्ट जो है दिस इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट। ये बात तो हमको पहले से ही पता थी। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है प्यारे बच्चों, 280 रुपया, हमने यहाँ पे 280 लिख दिया बराबर प्रिंसिपल अमाउंट इज 56,000 इंटू आर हमें नहीं मालूम, लेकिन टी तो हम जानते हैं, वो हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। फिर अब करो यहाँ पे कैंसिलेशन। तो प्यारे दोस्तों देखो क्या होगा, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। हमें आर चाहिए ना, तो आर को हम अकेला कर देंगे, आर को हमने इधर ही छोड़ दिया, बाकी सबको हम इधर बुला लेंगे। तो यहाँ पे है 280 पहले से, देखो ये दोनों ऊपर है, जब इधर आएंगे तो नीचे चले जाएंगे, 560 इंटू 2, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा, 0 से 0 कट, ठीक है। 2 से अब ये इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 से 2, 2 1 से 2, 2 4 से 8, यानी कि ऊपर 14 आ गया, नीचे है प्यारे बच्चों 56। हम सभी को 14 का टेबल याद है, 14 1 जा 14 और 14 4 जा 56 होता है, कितना होता है 56 होता है बराबर। तो हमको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा क्या, तो देखो ऐसे आता है ये 1/4 बराबर। तो 1/4 है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 है, इधर 4 है, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 4 2 जा 8, माइनस करोगे तो 2 आएगा। फिर पॉइंट तो हमने ऑलरेडी लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं, 4 5 जा 20, ठीक है। और ये पूरा जो है ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आएगा 0.25। तो देखो प्यारे दोस्तों जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आएगा 0.25% पर एनम, ठीक है। चलिए, तो समझ में आया ना आप सभी लोगों को ये मैंने कैसे कैंसिलेशन किया। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना था, हमने निकाल लिया। यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस
द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.25% पर एनम। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर जो हमारा ये सवाल था 10th वाला, इसको भी कंप्लीट कर लिया है। एनी डाउट नहीं ना? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अंतिम सवाल की, विच इज आर क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहानी है भाई, यहाँ पे मीना है कोई, जी हाँ मीना है, रहने दो। इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम, व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड। अच्छा, तो ये है हमारा सवाल। देखो क्या दिया है, एक मीना है, मीना ही है, हाँ। मीना क्या करती है प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट कितना पे करती है, 45 रुपीज। देखो ये आपका इंटरेस्ट है, बराबर, कितने सालों के लिए, 1 सालों के लिए, मतलब 1 साल का वो इंटरेस्ट पे कर रही है। तो ये हमारा टाइम यानी कि टी हो जाएगा। और ये जो 9% आप देख रहे हो भाई, ये तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो हमें हमें यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज द सम सी हैज बोरोड, मतलब उसने कितना अमाउंट जो है वो बोरो किया था, यानी कि लोन के तौर पे, उधारी के तौर पे लिया था। मतलब हमें यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, बस वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर हमको मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों सॉल्यूशन। ठीक है, चलो जो कुछ भी वैल्यू दिया गया है उसको हम इधर पुट करते हैं। तो क्या क्या दिया है, यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट दिया गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज इक्वल टू 45। ठीक है जी, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। इसी के साथ ही टाइम यहाँ पे दिया गया है 1 ईयर, और इसमें हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक, तो बस फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, हमको मालूम है, वी नो दैट, हमें क्या मालूम है, हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इक्वल होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के, बराबर, हाँ जी हाँ बराबर। फिर सिंपल इंटरेस्ट बताओ बच्चों कितना है, सिंपल इंटरेस्ट देखो अच्छे से ध्यान से और बताओ, 45 है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 45। फिर प्रिंसिपल हमको नहीं मालूम, लेकिन आर तो हम जानते हैं 9 है, और टाइम है 1, अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक, अब क्या करें, हमको पी फाइंड आउट करना है। तो पी को ना हम लोग अकेला छोड़ेंगे, पी भैया तुम ना इधर अकेले ही रहो, बाकी सबको इधर बुला लो। तो यहाँ पे 45 है, रहने दीजिए। देखो दोस्तों, 100 जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 9 जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। बाकी 1 का तो कुछ नहीं, 9 1 से 9, वो 9 ही है। ठीक है, चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो किससे कटेगा भैया, देखिए 9 1 से 9 और 9 5 से कितना होता है, 45 होता है, आप सभी लोगों को मालूम है, बराबर। अब 5 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट हमको कितना मिल जाएगा, तो 500 रुपीज मिल जाएगा। मतलब मीना ने कितना पैसा बोरो किया था, तो 500 रुपये बोरो किया था। हमें यही तो बताना था कि व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि मीना, देयरफॉर ऐसे लिख दो कि हेंस मीना had borrowed कितना पैसा, ₹500। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11th क्वेश्चन, इसकी भी समाप्ति हो चुकी है। ठीक है, तो अच्छे से अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे फिर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस थोड़े से प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट, यस। तो फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है वो होता है कंप्लीट। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिया था। तो आपको कोई भी चैप्टर चाहिए आप सीधे सीधे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हर एक चैप्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई आपको दिखाई दे देगी। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, मैथमेटिक्स की जो स्टडी है वो आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो और पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल की आईडी है, देख लो। और ये हमारा एक एप्लीकेशन है एसके क्लास नाम से, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें भी जो फ्री वाला फोल्डर है उसमें आपको पीडीएफ जो है ना प्यारे बच्चों वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।